सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार करता हूं आपकी नई क्लास में। ड्रामा नंबर 1 जो आपका पार्ट था, पार्ट 1, उसके 10 सवाल मैंने करवा दिए थे और कल जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग फिर से आपके सामने हाजिर हूं अगले 10 सवाल लेके पार्ट 2 में। वो आपका पार्ट 1 था और ये आपका पार्ट 2 है। वहां वैसे थंबनेल में आपका लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहां पर लिखना चाहूंगा ताकि बच्चों को वहां पर समस्या ना हो। ठीक है, ये पार्ट 2 में काउंट हो जाएगा। तो 10 कर लिए, तो अगला सवाल अपना बेटा कौन सा है? 11वां है। पिछली बार मैंने वो जानकारी दे दी, फिर भी बच्चों ने पूछा कि सर नहीं मिला, तो बेटा आप आपस में हेल्प करो आपका। ठीक है, कि चैनल नहीं मिल रहा तो आपस में कांटेक्ट रखा करो, नंबर शेयर किया करो, वहां ढूंढ लेंगे। उन पर अपन रोज रोज चर्चा वहां पर नहीं करेंगे। व्हाट इज द पर्पस? उद्देश्य क्या है वहां पर आपका? किसका? स्टेज डायरेक्शंस, मतलब मंच पर दिए जाने वाले जो दिशा निर्देश होते हैं, मंच पर जो आपका परफॉर्मेंस होती है, किसके अंदर? एक प्ले का मतलब आपका नाटक के अंदर। तो उसका महत्व क्या होता है? तो एक्चुअल में क्या होता है कि अलग अलग बेटा आपके कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग आपके पात्र या चरित्र होते हैं, उनके क्या तो भाव हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या वो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों की क्या बातें वो वहां पर समझते हैं, इन सब का जो समेकित स्तर होता है और उसे वहां पर आपका अदाकारी के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उनका अभिनय दिखाया जाता है, उसे अपन किसका नाम देंगे बताओ? वहां पर आपका प्ले या फिर आपका ड्रामा में स्टेज डायरेक्शंस का नाम देंगे। तो गौर करना, स्टेज डायरेक्शन का मतलब केवल ये नहीं है कि जो एक्टर्स हैं आपके उनको डायलॉग या संवाद देना, ये स्टेज डायरेक्शन काउंट नहीं होता है। ठीक है, कि आप ये कहें लो जी आपका डायलॉग ये रहा, पकड़ो और आप क्या करो वहां पर आपका बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जहां पर आप डिस्क्राइब करते हैं, वर्णित करते हैं, दिशा निर्देशित करते हैं, अनुदेशित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, सिखाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, किसका? जो चरित्र या पात्र है उनके इमोशंस का, उनके भावों का करते हैं, उनके मूवमेंट्स, उनकी गतिविधियों का करते हैं, ये बेटा किस में काउंट होता है? आपका स्टेज डायरेक्शंस में काउंट होता है। यहां अगले ने कहा कि टू प्रोवाइड के मायने क्या होते हैं वहां पर? जहां पर आप उपलब्ध करवाते हैं, किसको? हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को करवाते हैं, ऐतिहासिक संदर्भ को या ऐतिहासिक प्रसंग है उसकी बात करते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। टू इंडिकेट, इंगन करना, किसको वहां पर? क्लाइमेक्स, चरमोत्कर्ष को, जो किसका है? आपका प्ले मतलब नाटक का है। तो ऐसा कुछ भी वहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीजें बेटा उससे जुड़ी हुई नहीं है, उसके साथ में एसोसिएटेड नहीं है। अगर आपका स्टेज डायरेक्शंस की बात करते हैं तो क्या होता है? टू डिस्क्राइब कैरेक्टर्स, इमोशंस एंड मूवमेंट्स। चलिए अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रामा? क्या सवाल बेटा आपका? कि निम्नांकित में से कौन सा ऐसा है या नहीं है? नहीं है। क्या नहीं है आपका? नाटक का प्रकार नहीं है। तो देखो, ट्रेजेडी नाटक का होता है, कॉमेडी नाटक का होता है, मेलोड्रामा नाटक होता है, इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कौन सा? ड्रामा है। तो आसान सा आपको देखने को मिलेगा कि नॉवल या उपन्यास है वो कहानी के बेस पर तो इससे मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में वहां पर क्या नहीं होता? आपका नाटक नहीं होता। तो नाटक का प्रकार है वो कौन सा नहीं बेटा आपका? वहां पर अपने पास नॉवेल नहीं है, ट्रेजेडी होता है, कॉमेडी होता है और मेला ड्रामा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये फैक्चुअल सवाल आ गया, सीधा सीधा 10 सेकंड का सवाल है, इससे ऊपर का नहीं है। बस अपना आंसर अपने मन में सोच लीजिए, हाथों हाथ आपको बताने जा रहा हूं। अगला कह रहा है कि हु रोट, किसने लिखा? किसको? डेथ ऑफ ए सेल्समैन। डेथ ऑफ ए सेल्समैन का मतलब आपका वहां जो विक्रेता है, जो आपका सामान को बेचने वाला है, जो एक व्यापारी है, उसकी मृत्यु, उस पर लिखा हुआ नाटक जो है वो लिखा किसने? तो सीधा सीधा याद रखना, इसका ड्रामेटिस्ट या प्ले राइट कौन है? आर्थर मिलर। फिर बोल रहा हूं बेटा, कौन है आपका वहां पर? आर्थर मिलर। इसमें हम टेनेसी विलियम्स का नाम नहीं लेंगे, इसमें हम यूजेन ओनेल का नाम नहीं लेंगे, हेनरिक इब्सन। पिछली क्लास में बात की थी ना, मॉडर्न जो आपके वहां पर ड्रामाज हैं, मॉडर्न जो प्लेज हैं, उनका फादर कौन है? आपका हेनरिक इब्सन है। ऐसी चीजें आपकी नॉलेज में, आपकी जहन में जुड़ती चली जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिएगा बेटा। विच टर्म, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा तंतु है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें रेफर्स आपका जोड़ा जा सकता है, बताया जा सकता है उस नाटक से जो क्या करता है? एग्जेजरेट्स, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करता है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, तिल का ताड़ बनाता है, राई का पहाड़ बनाता है, उन इमोशंस को, उन आपके नाटकीय परिस्थितियां स्थितियां हैं, उनको जोड़ने का वहां पर काम करता है। तो उसको अपन वहां पर क्या कहना चाहेंगे? उसके साथ में इसे क्या जोड़ना चाहेंगे? तो गौर ये करना, यहां ये जो टर्म है वो क्या होता है? चीजों को बढ़ा चढ़ा के, मतलब नौटंकी करना, पाखंड करना, दिखावा करना। कई बार लोगों को तुमने देखा होगा, अगर हंसते हैं तो झूठी हंसी हंसते हैं, लेकिन ये जानबूझ के इतनी जोर से हंसते हैं कि सामने
सामने वाले को वहां पर पता चलना चाहिए, ठीक। या फिर ऐसा है कि किसी के सामने जाकर आप उसे अवॉइड करने की, उपेक्षित करने की, अवहेलित करने की कोशिश करते हैं, तो चेहरे के अलग प्रकार के से आप भाव बनाते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है, उनके एक्सप्रेशन पे, उनके वहां पर रिएक्शन पे आपको जाना नहीं होता, क्योंकि ये ड्रामाबाज कहलाते हैं ना, अपन नौटंकीबाज होते हैं, पाखंडी लोग होते हैं आपका। और इस टाइप का जो सेक्शन है, इस टाइप का जो फीलिंग है, वो एक्सेजरेशन और हाइपरबोली के नेचर में आ जाता है। और वो पार्ट किसमें जाएगा? एब्सर्डिस्ट ड्रामा में नहीं जाएगा। एब्सर्ड ड्रामा का मतलब जो बेढंगी शुरुआत होती है, बेढंगापन होता है, जिस कहानी का कोई सर पैर नहीं होता है, नॉनसेंस जो कहानी होती है, उसे हम क्या कहते हैं वहां पर? आपका एब्सर्डिस्ट ड्रामा के नाम से वहां पर जानते हैं। जैसे हैरोल्ड पिंटर का क्या है आपका? बर्थडे पार्टी, वो किस में काउंट होता है? एब्सर्डिस्ट ड्रामा में होता है। फार्स अलग ही चीज है, उस पर कभी लेटर ऑन आपको बता दूंगा। यहां पर ट्रेजेडी दुखद बात करता है। तो जहां पर चीजों में आप चटकारे लेकर, बढ़ा चढ़ाकर, उस चीजों में आपकी फालतू बातें करते हैं, आपका बेसिरपेर की बातें वहां पर ये करते हैं, वो एब्सर्डिटी में आता है। लेकिन साथ में बढ़ा चढ़ाकर करें ना, तो यही चीज वो कहां कन्वर्ट हो जाती है? मेलोड्रामा में। आपको इतना ध्यान रखना है, जहां आपके इमोशंस, जहां आपकी ड्रामा की सिचुएशंस हैं, उनमें आपका अतिशयोक्ति का भाव आ जाता है, वो चीज किसमें जाती है? मेलोड्रामा में। आपने गौर किया होगा, कई बार ये जो सीरियल टाइप चलते हैं ना आपके, एकता कपूर वाले, डेली सॉप्स वाले, वो भी लगभग किसका प्रकार है आपका? वहां पर मेलोड्रामा के हैं। अगले पार्ट पे आइए, व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी। कल की क्लास और आज की क्लास का सबसे, दोनों को मिलाऊं तो सबसे बेस्ट सवाल वहां पर क्या होता, उसको गौर करना। आपका वहां पर सवाल क्या है? अगले ने यह कहा कि नाटकीय जो व्यंग्योक्ति है वो क्या होती, तो आप इसको पकड़ लो ना, आराम से समझ में आएगा। आयरनी का मतलब क्या है? जो आप कहते हैं ना, वो अर्थ अगला नहीं समझता है, वो वहां कुछ और ही समझता है, या जो अगला समझता है वो आप कहते नहीं है। अगला कहता कुछ है, सामने वाला समझता कुछ है। इसे क्या कहा जाता है? आयरनी। मतलब एक को जो पता है वो दूसरे को नहीं पता, दूसरे को जो पता है वो पहले को नहीं पता, वो क्या होता है? आयरनी। तो गौर करो, इसमें पहला पार्ट क्या है? एक चरित्र या पत्र का मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब एकल संवाद। जैसे हम रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ते हैं माई लास्ट डचिस के अंदर, तो वहां एक जना बोलता है, बाकी सब सुनते हैं, स्पीकर अकेला होता है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में आता है। तो यहां पर यह बात आयरनी में नहीं गई। फिर अगला, वेन द ऑडियंस नोज, जब आपके ऑडियंस हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, दर्शक हैं, इस बात को जानते हैं कुछ ना कुछ ऐसा, दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट, जो उन चरित्रों को, उन पात्रों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर जो उनको नहीं पता होता है वो ऑडियंस को पता होता है। तो क्या हो गया? आयरनी। ये वाला पार्ट इसमें चला जाएगा। फिर ए सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति, इन दो को काटेंगे ना अपन, एक ऐसी स्थिति वे जहां पर एवरीथिंग हैपेंस, प्रत्येक चीज घटित होती है एज एक्सपेक्टेड, जैसे उसकी आशा की गई है। फिर अगला, ए सडन हैप्पी एंडिंग, अचानक वहां पर क्या होता है? खुश मिजाज आपकी समाप्ति आपको वहां पर देखने को मिलती है। नहीं, ये तो किस में आ गया? कॉमेडी में आ गया आपका वहां पर। तो जब आयरनी की बात करते हैं तो वन साइड और सेकंड साइड या अदर साइड आपका एक मिस मैचिंग आपको देखने को मिलता है, उसके साथ में से आपका जोड़ा जा सकता है। तो अगला ये कह रहा है कि ए सिचुएशन वेयर एवरीथिंग हैपेंस एज एक्सपेक्टेड, ये नहीं होगा। ए सडन हैप्पी एंडिंग, ये नहीं होगा। ए कैरेक्टर्स मोनोलॉग, ये भी आपका वहां पर नहीं होगा। अगले सवाल की तरफ आए, वॉट इज एन असाइड इन ड्रामा। आपने गौर किया हो, जैसे मैंने अभी आपको सलीलकवी बताया था ना, ठीक उसी प्रकार से बेटा आपको एक चीज और सीखनी है। मैं दोनों चीजों के बारे में आपको वहां पर बोलना चाहूंगा, ताकि आप थोड़ा सा वहां पर क्या कर सकें, इन चीजों को सीख सकें। जब आपका, देखो यहां इनको पढ़ते जाइए, मैं जब आपका इधर आता हूं ना, यहां से आपके बोर्ड से इधर हटता हूं, इसके मायने क्या होते हैं कि आप इस पे थोड़ा सा नजर गड़ाए रखें, इन ऑप्शंस को पढ़ें, मैं आपके आगे वहां पर ना हूं, इसीलिए साइड में हटता हूं। जब एक व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो जहां से थोड़ा सा बड़बड़ाता है, जोर से बोलता है, और उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई सुन रहा कि नहीं सुन रहा, हालांकि दूसरों को सुनाई भी नहीं पड़ता है, बल्कि वो केवल ऑडियंस तक बात जाती है, उसे तो कहते हैं बेटा अपन सलीलकवी। मैं क्या कह रहा हूं? एक कैरेक्टर, एक जो पात्र है, वो जोर जोर से अपनी चीजों को बोल रहा होता है मंच के ऊपर खड़ा होकर, लेकिन दूसरे जो आपके हियरर्स होते हैं, दूसरे जो आपके सुनने वाले होते हैं, उन तक वो बात नहीं जाती, उनका ध्यान भी वो नहीं देता है, केवल ऑडियंस तक वो बात वहां चली जाती है, उसे सलीलकवी कहते हैं। इससे मिलता जुलता बेटा क्या होता है? आपका असाइड होता है। असाइड में क्या होता है? जहां पर आप बातें बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पहला पार्ट है आपका वहां पर, क्योंकि अगर आप सलीलकवी के साथ कंफ्यूज हो गए तो आप असाइड को नहीं समझ पाओगे। ये भी अपने आप में एक लिटरेरी डिवाइस होती है, जहां पर जो स्पीकर है ना, वो क्या करता है, वहां पर सीधा सीधा ऑडियंस से बोलता है। देखो, सलीलकवी और असाइड में मेन डिफरेंस क्या है? जैसे मैं यहां पर खड़े खड़े कुछ बड़बड़ा रहा हूं,
कुछ भी बोल रहा हूं आपका, जोर जोर से बोल रहा हूं, मेरे आसपास जो कैरेक्टर्स हैं वो इस चीज का क्या नहीं रखते, आपका ध्यान नहीं रखते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर वहां पर जो टर्मिनोलॉजी आती है उसका वहां पर बेस देखा जाता है। इन दोनों का जो मैनली डिफरेंस है ना बेटा, वो मैनली क्या होता है कि सलीलकवी में जैसे मैंने कहा कि मैं जोर जोर से बोल रहा हूं आपका, मेरे आसपास में जो कैरेक्टर्स है ना वो अनअवेयर हैं, वो इस चीज से जागरूक नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन जो सामने ऑडियंस है ना उनको सुन रहा है। असाइड है ना, असाइड में क्या होता है, पास वाले कैरेक्टर्स को नहीं सुन रहा है, सामने वालों को सुन रहा, तो ये तो समानता हो गई। सलीलकवी में ऑडियंस को जानबूझकर सुनाया नहीं जाता है, ऑडियंस सुन लेती है। असाइड में सीधा क्या होता है, एड्रेस होता है, सीधा संबोधन किसका होता है, वहां पर ऑडियंस का होता है, बाकी लोगों को सुनाना नहीं चाहता है। तो असाइड है क्या, वो गौर करना, बहुत लंबा नहीं चलता ये मैटर, बहुत ज्यादा लंबा देखने को वहां पर नहीं मिलता है, तो इस चीज को देखना। मैं सीधा सीधा बोल देता हूं कि संक्षिप्त तौर पर, छोटे तौर पर जो टीका टिप्पणी की जाती है, जो विचार रखे जाते हैं, जो दिशा निर्देशित होते हैं, किसके लिए, ऑडियंस के लिए, दर्शक दीर्घा के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है आपका वहां पर बेटा, असाइड कहा जाता है। अरे असाइड का मतलब क्या होता है, एक साइड में आकर, अलग आकर, ठीक है। अब यहां गौर करना, ए लॉन्ग स्पीच बाय ए कैरेक्टर अलोन ऑन स्टेज, तो बेटा ये तो लगभग लगभग सलीलकवी की तरफ बढ़ गया। ए फाइट सीन, एक लड़ने का दृश्य बिटवीन कैरेक्टर्स, चरित्र या पात्रों के बीच में, ना भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहां पर। द फाइनल सीन ऑफ द प्ले या ऑफ ए प्ले, ना, इन दोनों का तो कोई मतलब नहीं। कंफ्यूजन यहां था लॉन्ग और ब्रीफ में, तो यहां ब्रीफ होगा। और दूसरी बात, वहां पर अलोन इसमें भी होता है, अलोन यहां भी होता है। यहां पर वो बड़बड़ा रहा है लेकिन ऑडियंस को डायरेक्ट नहीं कर रहा है, सीधा सीधा ऑडियंस को सुना नहीं रहा है, और यहां पर सीधा सीधा ऑडियंस को सुनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द फेमस फ्रेंच प्लेराइट, देखो बेटा कितनी सिंपल बात है इसमें। अब मैं आपको क्या कहूंगा, वहां पर नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आपका कौन सा प्रसिद्ध फ्रांसीसी नाटककार है जो वहां पर जाना जाता है अपने हास्य नाटिकाओं के लिए, सच एज टटफा। टटफ है, अब अपन पढ़ते हैं तो टाटुफी ऐसा भी पढ़ देते हैं, नहीं टटफा ऐसा पढ़ेंगे आप। यहां पर ये किसका लिखा हुआ है, मलायर, किसका लिखा हुआ बेटा, मलायर। तो यहां तीन चीजें ध्यान रखनी है, फ्रेंच प्लेराइट, साथ में इस क्रिएशन का नाम, और साथ में आपका इस आदमी का नाम। तो यहां पर अपन वॉल्टेयर, जीन रैकनिंग और विक्टर ह्यूगो, इनकी बात वहां पर नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ड्रामा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का ऐसा प्रकार है जो काफी पॉपुलर या लोकप्रिय हुआ ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड, मध्य युगीन काल के दौरान। अब ये चीज क्या है, फिर से फैक्चुअल है लेकिन मैं थोड़ा सा धीरे हो जाऊंगा। जैसे जैसे एंशिएंट ड्रामा आए, ठीक है, मतलब प्राचीन काल के जो नाटक आए ना, वो मेनली किस पर जुड़े हुए थे बेटा, सीरियसली रिलीजियन, धर्म पर जुड़े हुए थे, ठीक। अब उसके बाद में मिडाइवल पार्ट पे आए, तो मिडाइवल पार्ट पे आते आते क्या हुआ, धर्म में पाखंड बढ़ गए, आडंबर बढ़ गए। आज भी हम देखते हैं कि यहां पर पाखंड और आडंबर के लिए जगह धर्म में ज्यादा होती है, लोगों को धर्म के नाम पर डराया भी जाता है। हालांकि अच्छा धार्मिक भी होना चाहिए, आस्तिक भी होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन जो गलत आपकी चीजें होती हैं उनका हमें विरोध भी करना आना चाहिए। ये जो मिडाइवल पीरियड है, इसके अंदर लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, जैसे पाप विमोचन पत्र बेचा गया आपका, ठीक। अब आप गौर करें कि आप कितना भी बड़ा पाप कर लें, आपने हत्या कर दी, हत्या करने के बाद में कहते हैं भैया इतनी मुद्राएं हमें दे दो, इतना सोना हमें दे दो, और हम आपको एक क्या देंगे, पत्र देंगे, और उस पत्र पे लिख के देंगे, आप उस पाप से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। कहां का इंसाफ है, आप तो खुद ही भगवान बन बैठे ना आपका। तो इस टाइप के जो बुरे एजेंट्स थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया, उन्होंने भगवान की बातों को खोला नहीं बल्कि अंधेरे में रखा, ठीक है, उन्हें वहां पर रहस्यात्मक प्रवृत्ति में, मिस्ट्री में रखा, और साथ में नैतिकता का ऐसा पाठ पढ़ाया जो खुद पर लागू नहीं है लेकिन सामने वाले पर लागू होता है। यह पार्ट किसमें जाती है, मिडाइवल पीरियड में चली जाती है। रियलिज्म, यथार्थवाद तो है, यथार्थवाद होता तो मिस्ट्री नहीं आती। फार्स नहीं है, फार्स में अलग से मैंने कहा बताऊंगा आपका, इसमें भी झूठापन देखने को वहां पर मिलता तो है लेकिन प्रॉपरली उसकी बात नहीं करेगा जो मिडाइवल की है, इसमें एपिक थिएटर की बात नहीं आएगी। ये जो तीनों चीजें हैं, अगर आप मुझसे डेप्थ में पढ़ना चाहें तो बेटा ग्रेड 2 के वहां पर टॉपिक जब मैं करवाऊंगा मार्च अप्रैल में, तब इनके क्वेश्चन आपके लेकर आऊंगा, रियलिज्म का भी, फार्स का भी, और आपके एपिक थिएटर का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, थोड़ा सा लेंथ जरूर है लेकिन मैंने कहा जितना लंबा सवाल होता है बेटा उतना ही सवाल क्या होता है आपका वहां पर आसान भी देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग
निम्नांकित में से कौन सा है जो सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता किसको वहां पर? एपिक थिएटर को। ठीक है, महाकाव्य का जो सिनेमा घर है उसको अच्छे तरीके से वर्णित करने का जो काम करता है वो पार्ट वहां पर अपने पास कौन सा है, उसकी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलनी है। तो एक्चुअल में क्या होता है, एपिक थिएटर क्या होता है? जब आप थिएटर एक तरीके से लाइव भी रखते हैं, रंगमंच आपका सीधा सीधा देखने को मिलता है और आम जनता या समुदाय या समाज होता है, वहां के नागरिक आपके सामने आए हुए हैं और उन हालात में आप उनकी जो समालोचनात्मक स्थिति है, प्रशंसा भी है, आलोचना भी है, तो प्योरली उनका जो मीन मेक है, वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, प्लस है, माइनस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, प्रोस है, कॉन्स है, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, आपकी वैल्यूज हैं या फिर आपका वहां पर डी वैल्यूज हैं, आपकी वर्च्यूज हैं, आपकी वाइसिस हैं, इन सब का ध्यान रखते हुए लोगों में जागृति पैदा करोगे, लोगों में वहां पर जागृति बढ़ाओगे। ऐसे थिएटर को हम क्या कहते हैं? एपिक थिएटर कहते हैं, जो जनता की भलाई के लिए होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के समक्ष है। ठीक है, और जनता में से किसी ने बनाया है, जनता में से सारे कैरेक्टर हैं, वो पार्ट किसका है? एपिक थिएटर का। तो सीधा सीधा चलते हैं आंसर पे। इनकरेजेस, ये उत्साहवर्धन करेगा क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक विचारधारा का, और साथ में सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता का। वो किस में काउंट हो जाएगा आपका? वहां पर एपिक थिएटर में काउंट होगा। एक के काटते हैं। क्या ये ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर ध्यान केंद्रित करवाता है? बिल्कुल भी नहीं करवाता है। क्या इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एग्जेजरेटेड, हाइपरबोलिक, मतलब बहुत ज्यादा अतिशोक्तिपूर्ण? कतई नहीं होते हैं। इसमें उन टेक्निक्स को, उन तकनीकों को काम में लिया जाता है जो कि आपको संवेगात्मक तौर पर इंगेज करते हैं, भावनात्मक तौर पर शामिल करते हैं। किसमें? ऑडियंस के लिए नहीं जी। फिर अगला, इस बेस्ड, ये आधारित होता है किस पर? सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, मतलब ऐसे तत्व, ऐसे घटक जो कि वहां पर देवी देवताओं की बात करें, राक्षसों की बात करें, भूत भूतनी की बात करें, प्रेतात्माओं की बात करें, जैसे अपन मैकबेथ में पढ़ते हैं ना, थ्री विचेस, हिकेट वगैरह, ऐसी चीजें पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है? सुपर नेचुरल होता है आपका। तो वहां पर जैसे कोई डरावनी हॉरर मूवी देखते हैं तो आपका अचानक आत्मा का आना जाना, आपने मूवी देखी भूल भुलैया वगैरह, तो ये जो आपका प्रेतात्मा का साया होना, देवताओं का वरदान मिलना, प्रेतात्माओं का वहां पर आपका कर्स या श्राप मिलना, ये चीजें सुपर नेचुरल में आती हैं, तो इनका एपिक थिएटर से रिलेशन नहीं है। फिर बोल देता हूं, एपिक थिएटर में क्या होता है? इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल अवेयरनेस। अगले पार्ट पे आ जाएं। इन विच सेंचुरी, एक फिर से फैक्चुअल सवाल आया, कौन सी शताब्दी ऐसी है जहां पर जो नाटक है वो शुरू हुआ? कहां पर? एंशंट ग्रीस में। देखो बेटा, ग्रीस का मतलब आपका वहां पर क्या है? यूनान से लिया जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन पहले पढ़ा चुका हूं। इसकी बोली जाने वाली भाषा है वो क्या बताओ? आपका ग्रीक है। और ग्रीक को बेटा मैं पढ़ना चाहूं तो इसे क्या कहूंगा? वहां पर आपका यूनानी कहूंगा। तो ये जो पार्ट आता है आपका, यहां पर देखो, एक क्या है आपका वहां पर? ये सीई, एक क्या वहां पर आपका? बीसीई। तो पहले तो बेटा आप गौर ये करना कि अपने पास में ये दोनों टर्म है वो दिए किसके लिए गए आपका, तो वहां पर आप इसका फुल फॉर्म है ना, वो आपको आपका पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वहां पर इस बीसीई का वहां पर फुल फॉर्म क्या होता है। बीसीई के मायने होते हैं बिफोर कॉमन एरा। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, आज आप सीख लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं? बिफोर कॉमन एरा। एरा का मतलब क्या होता है बेटा? युग है आपका। ठीक है, जो सामान्य युग अपना अब चल रहा है ना आपका, ठीक है, जिसे अपन एडी कहते हैं आपका, ठीक है, आफ्टर डोमिनी कहते हैं आपका वहां पर। तो जो पहले वाला बीसी है, बिफोर क्राइस्ट वाला है, वो किस में चला जाएगा? आपका बिफोर कॉमन एरा में चला जाएगा। तो आप ये तो सारे जानते हैं ना, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है, एडी का मतलब बेटा क्या? वहां पर आफ्टर डोमिनी है आपका। तो ये जो अभी अपन जी रहे हैं वो किसमें? एडी में है, ईस्वी सन में। और ये ऊपर वाला क्या आपका? ईसा पूर्व है। तो ईसा पूर्व वाला पार्ट किसमें चला जाएगा? बिफोर कॉमन एरा में आपका वहां पर चला जाएगा। और जो मैं एडी को बार बार क्या कहता हूं? आफ्टर डोमिनी। तो बेटा शुद्ध में आफ्टर डोमिनी नहीं होता है, ये खाली आपको समझाने के लिए कहा जाता है। शुद्ध में इसे अपन क्या पढ़ते हैं? आपका एनो डोमिनी पढ़ते हैं। ठीक है, और जब यहां पर ये बाद वाली चीज आती है तो किसमें आ जाएगा? कॉमन एरा में आपका वहां पर लिया जाएगा। लेकिन जो बीसी वाला पार्ट जो मैंने बोल दिया था, ये बीसी वाला पार्ट किसमें चला जाएगा? आपका वहां पर बिफोर क्राइस्ट है, उसमें आपका चला जाएगा, उसमें आपका लिया जाएगा। देख लो कितनी बातें निकल कर आती हैं। अगर आप मेरी क्लास में मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो डिफरेंट सेक्शंस, अगर एक साल लगातार मेरे साथ जुड़ गए ना, तो गारंटीड कह रहा हूं कि आपकी इंग्लिश में वो निखार ला दूंगा जो आप कहीं पर भी नहीं ला पाते। ये बड़बोलापन नहीं है, आपकी भाषा में कहूं ना, बोल बच्चन नहीं है। एक्चुअल क्या है आपका कि ना हल्दी लगी ना फिटकड़ी और रंग भी भाई चोखा आया।
मतलब ये है, करना क्या है आपको, मेरे से 20 30 50 मिनट डेली जुड़ना है, बस इतना सा काम करना है और आप वहां तक चले जाएंगे जहां पर आपको किसी आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट के धक्के खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गौर करना, 3rd सेंचुरी बीसीई वाला पार्ट बोला, फिर 5th सेंचुरी बीसी वाला बोला, फिर देखो यहां पर सीई आ गया। सीई बेटा किसके लिए आपका वहां पर, अब आप बी हटा दो ना, यहां से क्या बन जाएगा, कॉमन एरा बन जाएगा। तो ये जो आपका वहां ग्रीस के अंदर, प्राचीन यूनान के अंदर जो नाटक जिस शताब्दी में शुरू हुआ ना, वो बेटा अब से काफी पहले था। कॉमन एरा के अंदर आप देखते हैं तो अपने पास में गौर करो, यहां पर 20वीं 21वीं शताब्दी चल रही है, इससे भी आपका वहां पर 5 पहले की बात है, ठीक है, करीब करीब 25-26 शताब्दियों पहले की बात है। कौन सा, 5th सेंचुरी बीसीई, तब यहां पर यह शुरू किया गया। तो ये तो तारीख वाला क्वेश्चन है, तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब आप अच्छे तरीके से भली भांति समझ गए होंगे, मैंने आपको 20 क्वेश्चंस यहां पर करवाए और जब मुझे मौका मिला, और मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा, ईश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है, मेरे साथ है, तो आपकी ड्रामा की एक क्लास में डेफिनेटली और लेकर आऊंगा। वो लेटर ऑन आएगा बाद में, जो सीरीज चलेगी ना, जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक आया, फिर आपका वहां पर लिंकिंग डिवाइस का आ गया, फिर आपका वहां पर मॉडल का आ गया, सबका एक एक में टच कर दूंगा आपका, ठीक है। जैसे मैंने फोनेटिक के 2-3 वीडियोस टच कर दिए, 2 शॉर्ट स्टोरी के टच कर दिए, 2 आपके ड्रामा के टच कर दिए, पेपर भी मैं आपके साथ में टच कर रहा हूं, तो यकीन मानना, इस यकीन पर मैं आपका खरा भी उतरने वाला हूं। तो यहां ऐसी सिचुएशन ना बने कि भाई अपन आपका बंक कर जाए। फिर देखो ये वीडियोस आपके फरवरी के बाद किसी काम के नहीं रहेंगे, जब तक कि दोबारा पत्रता नहीं आ रही है। हालांकि वैसे जनरल नॉलेज के लिए रहेंगे, लेकिन उतना आपके लिए वहां यूजफुल नहीं है जितना कि फिलहाल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ में, नए जोश जुनून के साथ में। तब तक आप उल्लास के साथ में वहां पर मेरा इंतजार कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जमकर तैयारी कीजिए। तब तक के लिए सभी से मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार साथियों।